मैंने हाथों की लकीरों को दोबारा देखा, फिर तेरी फैली हुई बाहों को दोबारा देखा। ये तसल्ली है कि मालूम है आगे क्या होगा। ये तसल्ली है कि मालूम है आगे क्या होगा। मैंने देखी हुई फिल्मों को दोबारा देखा। दोस्तों, अगर आपकी उम्र शादी वाली है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो इस वीडियो में बताई हुई जानकारी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब शादी सिर्फ एक पवित्र बंधन नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको अपनी गारंटी पे लेना होगा। अभी हाल में ही दो बड़े फैसले आए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसने मुझे भीतर से बुरी तरह से हिला के रख दिया। तो मुझे लगा कि ये एक संवेदनशील महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। पहले जो महत्वपूर्ण निर्णय है उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर भविष्य में इसकी तस्वीर क्या आएगी, एक भयानक तस्वीर क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका निदान क्या है। अगर हम पहले भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो उसका जो निर्णय है उसे समझना जरूरी है, उसके फैसले को समझना जरूरी है। वो ये कहता है, ध्यान से समझना, कि अगर एक शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग में आती है, उसका अफेयर चल रहा है, अब उस लड़के से या फिर उस पुरुष से उसको संतान होती है, तो वो जो संतान है वो उस चाहने वाले, उस आशिक की नहीं होगी। वो संतान उसके पति की मानी जाएगी। मतलब उसका भरण पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, और जब वो अच्छे से सेटल हो जाएगा, फिर उसके बाद जो पति की कमाई है उसमें जायज हक उस बच्चे का होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे, हम इस बात को नहीं मानते, अगर हमें डाउट होगा तो हम डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो डीएनए की परमिशन ही नहीं देता। ये सारे ड्रामे बॉलीवुड की मूवीज में होते हैं, बट रियलिटी में ये सब नहीं होता। अब जो दूसरा फैसला है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कहती है कि एक शादीशुदा पुरुष जिसका तलाक नहीं हुआ है, वो अपनी मर्जी से एक बालिग लड़की या फिर किसी अन्य महिला के साथ अपनी स्वेच्छा से, दोनों अगर राजी हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये किसी तरह का कोई वो नहीं है, कोई केस नहीं है, इस पर मतलब कोई विरोध नहीं हो सकता और इसके खिलाफ किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है कि इस फैसले का, इन दोनों फैसले का आने वाले समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसे पहले जब ये एक समय था जिसमें डाउरी के लिए लड़कियों को जलाया जाता था, उन पर अत्याचार होते थे, फिर उनके लिए एक निर्णय लिया गया और कोर्ट ने एक एक्ट पास किया जिसमें दहेज एक्ट में अगर कंप्लेंट होती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और परिणाम क्या निकला? आज भारत में 95% जो केसेस होते हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, जो दहेज एक्ट के नाम पर लगाए गए हैं। अब हुआ ये कि अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से इस फैसले को देखें, तो कानून ये कहता है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। कोर्ट ये मानता है कि अगर एक अवैध संबंध से भी जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है, तो उस मासूम की उसमें कोई गलती नहीं है, तो उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने ये एक सिचुएशन में एक डिसीजन दे दिया कि उससे कोई मतलब नहीं है, उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी होगी जो उस पत्नी का पति है। और दूसरे अगर हम केस की बात करें, तो दूसरे जिसमें जो डिसीजन है उसमें एक छोटा तबका वाकई ऐसा है जो वाकई प्रताड़ित है, जिसमें पत्नियां बहुत क्रूअल हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, उन्हें खाना नहीं देती हैं और वो बेचारे घुट घुट के जी रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि ऐसे लोगों को भी अपनी स्वेच्छा से जीने का अधिकार है। अगर हम बहुत सारी महिलाओं की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं भी बेचारी ऐसी जी रही हैं, तो कोर्ट इसमें ये बोलता है कि इन लोगों को भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो ये उनके फेवर के लिए है जो वाकई प्रताड़ित और परेशान है। पर इसका तरीका ये होता है कि वाकई अगर कोई इंसान प्रताड़ित है और उसको एक राइट पर्सन मिलता है, तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया। अब वो अगर एक पुरुष या स्त्री जो कि आतंकी है और इंटेंशन के साथ उनको फंसाना चाह रही है और वो तलाक नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, तब उसमें यह है कि हाँ, एक म्यूचुअल कंसेंट पे इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम अपनी एक पैरेलल रियलिटी में लाइफ शुरू करें। लेकिन हो क्या रहा है, इसका पूरी तरह से नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और बहुत सारे पुरुष, इस तरह के मीम्स निकले हैं कि पुरुषों के समाज में खुशी की लहर, क्योंकि इससे अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो और बड़ी तादाद में बढ़ेंगे। अब एक युवा वर्ग
का एक बहुत बड़ा तबका क्या करेगा, बहुत स्मार्ट तरीके से अपने माता पिता के समझाइश पे, माता पिता के कहने से अरेंज मैरिज भी कर लेगा, उनकी देखे हुए लड़का लड़की से शादी कर लेगा और पैरेलल तरीके से उनके अफेयर्स चलते रहेंगे। ये अफेयर्स पूरी तरह से सीक्रेट होंगे, प्राइवेट होंगे, लेकिन देर सवेर ये खुलेंगे। जब ये चीजें रिवील होंगी तो वो डंके की चोट पे ही कहेंगे कि हम समाज हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे खिलाफ कोई ऐसा बनता ही नहीं है, ये हमारी खुशी है और इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं हर दिन बढ़ेंगी और इसका परिणाम ये होगा कि वो जैसे जंगल राज हो जाएगा। और आज जो समाज में जो स्थिति आ रही है मारकाट वाली, कभी इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा देखी नहीं कि पति पत्नी को मार रहे हैं, पति पत्नी को मर्डर कर रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। अभी हाल में ही मैंने एक घटना देखी है जिसमें एक लड़की बहुत डेस्परेटली अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, शायद वो सिंगल पेरेंट थी क्या थी, तो उसके प्रेमी ने क्लियर कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे साथ तो शादी करने को तैयार हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार हूँ, लेकिन इस बच्ची को नहीं रखूंगा। अब बच्ची है वो 8 साल की। तो आज की ही घटना बता रही हूँ, ये न्यूज मैंने आज देखी है कि चलती ट्रेन से, और वो चलती ट्रेन से उसने अपनी बेटी को धक्का दे दिया। और मतलब वो कहते थे कि पूत कपूत सुने हैं मैंने, माता सुनी न कमाता। तो आज जब ये हालत ऐसी सिचुएशन में हो रही है तो आगे अभी इसका क्या और हाल होगा वो समझें। बीते दिनों मेरे पास 2 सेशंस हुए और जिसमें मैंने क्लियर उनको बोला था, मैंने कहा देखो, मैं अपने सेशन में ये दोनों ही बातें रखूंगी एज एन एग्जाम्पल, मैं किसी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करूंगी। एक जो पक्ष था उसमें एक लड़की है जो कि एक लिव इन रिलेशनशिप में 9 साल से थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि सर ऑलरेडी मैरिड हैं, सर के 2 प्यारे बच्चे हैं, पर उन सर ने जो कहानी उस लड़की को सुना रखी थी वो ये थी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं घुट घुट के जीता हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं प्रेशर में था और मेरी अरेंज मैरिज थी और समाज को देखते हुए मैंने शादी कर ली, और अब मैं शादी में हूँ तो उन बच्चों की वजह से हूँ, क्योंकि उन बेचारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा। उसके बाद जब वो लड़की ने जब ज्वाइन किया था सर के यहाँ पर ऑफिस में, तब उसकी उम्र थी 25 साल और उसके उस समय खूब सारे रिश्ते आते थे। तो सर इमोशनली अपनी कहानी सुनाते थे कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता तुम्हें अपने से अलग, तो मैं तुम्हारी अलग व्यवस्था कराऊंगा। तो सर ने उसकी रहने की भी व्यवस्था कर रखी थी और ये अश्योर कर रखा था कि मैं 2, 4, 5 साल में परिस्थिति को देख के समझ के मैं अपनी तरफ से ही डाइवोर्स फाइल करूंगा और तुम्हारी तरफ तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हारे साथ लीगली रखूंगा, और जो बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है वो मैं सब कुछ दे दबा के छुट्टी करूंगा। वो लड़की भी इस भरोसे में थी। पेरेंट्स से बहुत सारा प्रेशर आ रहा था कि शादी करो शादी करो शादी करो, लेकिन वो उस भरोसे पे बैठी हुई थी कि वो अपना भविष्य उनके साथ देख रही थी। अब उसने बताया कि इस पूरे अफेयर को 9 साल हो चुके थे। अभी कुछ दिन पहले उनके एक कजिन थे जो कि कुजिन के लिए यहाँ घर आए हुए थे, तो वो फ्री टाइम में ऑफिस आके बैठ जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखकर उन्हें कुछ समझ में आया कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, और वो बहुत समझदार इंसान है। उसने कहा कि मौका देखकर उसने एक चीज क्लियर कही कि मुझे नहीं पता और अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं कि मेरे भैया बहुत लकी हैं, उन्हें एक बहुत प्यारी भाभी मिली है और सौभाग्य से उनकी लव मैरिज हुई है, और उनका अपना जो लाइफ में रोल है वो बहुत लाजवाब है। अब आपको क्या कहानी सुनाई है या आप दोनों के बीच में क्या है, अगर कुछ ऐसा है तो समय रहते ही आप इसको स्टॉप कर दें। आप चाहें तो मेरा नाम ले देना, बाद के कॉन्सिक्वेंसेज मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं जिस इरादे से बता रहा हूं मैं जानता हूं कि मेरी नीयत अच्छी है। तो फिर उसने बताया कि दीदी मैंने ये चीजें रिवील नहीं करी, लेकिन मैंने ये बताया कि मुझे ये पता चला है कि आपकी लव मैरिज है और आपकी पत्नी के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है। तो बोले कि हाँ, मैं वाकई बहुत पापी हूँ और मेरी पत्नी तो वाकई देवी है, और इसीलिए मैं एक उसमें हूँ ना, धर्म संकट में हूँ, ना तो मैं छोड़ पा रहा हूँ, मैं उसे छोड़ पा रहा हूँ, और अब मैं क्या करूं, तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और ये सब है। उसने कहा कि दीदी अब मैं बहुत डिप्रेसिव स्टेट में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बिना देरी के, तुम्हारी अभी उम्र 34 साल है, बिना देरी के इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करो और बिना किसी तमाशे के आगे का जो है बहुत वाइज तरीके से अपना निर्णय लो और अपनी जिंदगी को आगे देखो। और अब सबसे पहले तुम्हारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोई अच्छा जीवन साथी तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम कहीं सेट हो। उसके बाद तुम्हारा करियर जो है वो पैरेलल चलता रहेगा। दूसरा अभी जो सेशन हुआ है उसमें एक बहन ने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बहन ने बताया कि मैम मेरी शादी को पता नहीं 8 साल या 9 साल बताया, 8 साल 9 साल हो चुके हैं और मेरा एक 6 साल का बेटा है। तो मैं उसको स्कूटी से छोड़कर जब वापस घर आ रही थी तो रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए लेकिन कोई मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक
एक लड़का बाइक पे आया और वो मेरे पास रुका। उसने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे स्कूटी में दिक्कत है, तो वो बिना देरी के गया और बिना मुझसे कुछ कहे गया और वहां एक मैकेनिक को बिठा के लेके आया और वो तब तक वहां खड़ा रहा, पसीने में लथपथ था, जब तक कि वो गाड़ी सही नहीं हो गई। बोली फिर उसके बाद जब वो बिल भी उसने पे किया स्कूटी का, फिर हमारा फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए। अब बोली कि मैं उसके ख्यालों में ऐसी खोई रहती कि मैं बार बार उस मोमेंट को जीने लगी और मैंने ये नोटिस किया कि वो जो पहली बार जो वो प्यार का एहसास होता है, मुझे वो पहली बार फीलिंग उसके साथ आई। उसके बाद हमारी अंतरंगता बढ़ने लगी और फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट्स में मिलने लगे और फिर उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता, मेरे हस्बैंड जब बाहर रहते थे तो मैं उसको अपने घर बुला देती थी और अब मैं उसके साथ इतनी अटैच्ड हो गई हूँ कि वो मुझसे 7 साल छोटा है और उसकी अब शादी होने को है। तो मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ उसके साथ कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों अपनी एक प्यार की निशानी बनाएंगे और हम एक बेबी प्लान करना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये डर है कि कल को अगर मेरे हस्बैंड को पता कैसे भी चला गया तो क्या होगा। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैंने उनको पहले तो ये पूछा, मैंने कहा आप ये बताओ आपकी लव मैरिज है या अरेंज? बोली कि मैम मेरी अरेंज मैरिज है। मैंने कहा अच्छा हस्बैंड कैसे हैं? तो बोली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हस्बैंड लविंग केयरिंग है। और मैंने कहा उनका वर्क प्रोफाइल क्या है? तो उन्होंने कुछ बताया था सेल्स और उससे जो वो होती है ना मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बताया था, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया था, लेकिन थी कुछ ऐसी ही जॉब। मैंने कहा कि ऐसा उस व्यक्ति में क्या है जो उसको हीरो बनाता है? तो वो बोली कि मैम उस तपती धूप में मैंने इतने लोगों से मदद मांगी, कोई वहां रुकने को तैयार नहीं था। वो आया और वो बिना कुछ कहे मैकेनिक को लेके आया और जैसे तपती धूप में वो मेरे पास खड़ा था और वो तब तक खड़ा रहा जब तक मैं सुरक्षित वहां से निकल नहीं गई। वो चीज मुझे टच कर गई। मैंने ये कहा कि इस पूरे प्रकरण के दौरान कभी इस बात का आपको ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड ने भी जी तोड़ मेहनत करके इसी तपती धूप में जब पैसा कमाया तब वो मुझे स्कूटी लेके आया? अगर इस भाव से आपने ये देखा होता तो आपको भी आपका हस्बैंड हीरो नजर आता। मैंने कहा कि ये सब मन के भ्रम है। आप जिसको चाहोगे हीरो बना दोगे और जिसको चाहोगे विलन बना दोगे। मैंने कहा जाने अनजाने आपसे एक गलत तो काम हुआ है, लेकिन अब ये आप जो दूसरा काम करोगे ये महापाप होगा। समझदारी इसमें मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप इसको कितना मानोगे कितना नहीं मानोगे, क्योंकि जैसा आपका बुद्धि विवेक हुआ वो होगा। लेकिन अगर आपने सेशन बुक कराया तो मैं शुगर कोटिंग कोई बात नहीं करूंगी कि आपके मन की बात करूं। मैं वो बात करूंगी जो मेरी अंतरात्मा मुझे कहने को बोलने को कह रही है। आपको ईमानदारी के साथ उस स्पष्टता से उस लड़के से बात करनी चाहिए। वो आप अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, और आप अब ये संकल्प ले लें कि अब समर्पण के साथ ईमानदारी सच्चाई के साथ जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ ही जीनी है। और जो हीरोइक फैंटेसी में आपने उसकी जो छवि बना रखी थी वो छवि में आपको अपने हस्बैंड के साथ देखना है। अगर आपका हस्बैंड अत्याचारी होता, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होता, तो भी मैं ये कहती आपसे कि आप इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करें और उनको बताएं कि एक लड़का ऐसा है जिस पर मैं विश्वास करती हूँ, आप पहले मिलें और इस तरह की सिचुएशन में मैं पहले से सफर कर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तब है। ये कहीं कोई मायने नहीं है कि एक पैरेलल रियलिटी में भी ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, दो नाव की सवारी चल रही है। इस पर बड़ी अच्छी 2 लाइंस हैं। इस पे एक तो कीर्ति जी बड़ा अच्छी शेर बोलती हैं। वो ये बोलती हैं कि रूह को रास्ता बनाया जा रहा है, रूह को रास्ता बनाया जा रहा है और जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है, और जख्म पर नहीं आंख पर बांधी है पट्टी, जख्म पर नहीं आंख पर बांधी है पट्टी और चोट को अंधा बनाया जा रहा है। और दूसरे एक शायर हैं जो कहते हैं कि 2 नावों पर पांव पसारे ऐसे कैसे, हम भी प्यारे वो भी प्यारा ऐसे कैसे। तो ये पैरेलल रियलिटी में आप जब जी रहे हैं तो बस सिर्फ ये सोच लें कि अगर यही मेरा हस्बैंड कर रहा होता और वो भी एक फैंटेसी में जी रहा होता तो मुझे कैसा लगता। अगर आपके मन से जवाब आता है कि नहीं मैं उसको उसकी खुशी में जीने देती, तो फिर आप फ्री हैं, उसको भी करने दें और आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें करें। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग ली है और सेशन बुक कराया है तो जो सही ट्रैक है वो यही है कि अगर वो व्यक्ति जी तोड़ मेहनत कर रहा है, आपके प्रति समर्पित है, तो आपको भी समर्पण के साथ जीने की जरूरत है। अब अगर हम इसके सार की बात करें तो ये नहीं है कि वसीम बरेली साहब का एक शेर है कि हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें। तो सार इसका ये है कि अब समय भावुकता पे निर्णय लेने का नहीं है, अब समय है खुद को फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग करने का। खुद के साथ रिश्ता पहले प्रगाढ़ हो और फिर वैवाहिक संबंध प्रगाढ़ हो, और उसके बाद
आपको अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है कि जैसे एक वो होता है ना कि जीवन एक यात्रा है, तो जब हम यात्रा करते हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं, स्पीड का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद जब हादसा होना होता है तो कोई बेचारा एक साइड पे वेट कर रहा होता है तो भी ट्रक आके उसे कुचल के चला जाता है। तो वो तो है नियति, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि एक ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई के साथ जिंदगी को जीना, और आगे फिर जो हो वो मेरी नियति है। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।